उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। मतदान से पहले कांग्रेस बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे पर जुबानी हमला करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। शुक्रवार 15 नवंबर को एक तरफ जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज और गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के लिए मैदान में वोट मांगने उतरे हरक सिंह रावत ने इस केदारनाथ उपचुनाव को बाबा केदार की अस्मिता का चुनाव बताया। शुक्रवार को हरक सिंह रावत ने केदार घाटी की अगस्त्य मुनि से हुंकार भरी और बीजेपी को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। तो वहीं गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के लिए ओखीमठ बाजार में प्रचार किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर काफी चिंतित है। केदार घाटी के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और साथ ही 23 को परिणाम आएंगे। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिख रही हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के केदार घाटी में। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव इस क्षेत्र में चल रहा है और इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 90,000 से ज्यादा यहां वोटरों की तादाद है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आशा नौटियाल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने बाकायदा पूर्व विधायक रहे हैं मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच मुख्य कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक यहाँ पर और प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जिसमें निर्दलीय भी हैं, यूकेडी के भी हैं और इंडिया गठबंधन के साथ साथ सीपीआई के भी हैं। कुल मिलाकर के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में दिलचस्प जो हालात है वो दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। और वहीं यहाँ जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर जो हो रही बर्फबारी है, जो चौखंबा है, जो मेरे पीछे आप देखेंगे चौखंबा है, बर्फबारी है, उससे जो पारा है वो लगातार गिरता चला जा रहा है या ठंड काफी बढ़ रही है। जैकेट बाहर निकल चुकी है, यानी सर्द मौसम और शीतलहर यहाँ चल रही है, लेकिन राजनीतिक पारा उतने ही उफान पर चल रहा है और उसका पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में तकरीबन 20 से लेकर के 30,000 जो वोटर हैं वो जिसके पक्ष में मतदान करेंगे, जीत उसकी सुनिश्चित हो जाती है। इसी 30,000 वोटर को कैप्चर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बेहतर बता रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को सबसे बेहतर बता रहे हैं और लगातार बड़े नेताओं का आने का सिलसिला केदारनाथ विधानसभा में बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कुछ देर पहले यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में भी सांसद हैं, वर्तमान में भी बड़े पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर भी हैं, कैंपेनिंग स्टार प्रचारक के तौर पर अजय टम्टा यहां पर मौजूद थे। कांग्रेस के भी हरक सिंह रावत अभी कुछ देर में गुप्तकाशी में अपने प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री के आज 3 कार्यक्रम केदारनाथ विधानसभा में लगे हुए हैं। सुबह उन्होंने त्रिजुगी नारायण में पूजा अर्चना की, दर्शन किया, उसके बाद चोपता में अभी कुछ देर के बाद उनका कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद चंदन नगर में कार्यक्रम होने वाला है। यानी राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बड़े नेताओं के दौरे से या चुनाव प्रचार कैंपेनिंग के दौरे से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के राजनीतिक जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो एक दूसरे से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं और अपने आप को सबसे बेहतर बता रहे हैं। अब बात करते हैं मुद्दों की। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मुद्दे हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है। केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोजगार सृजन का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑल वेदर रोड पर जो भूस्खलन के
चलते लगातार यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम बाधित हो जाता है, उसको दुरुस्तीकरण करने का बड़ा मुद्दा है। स्थानीय व्यापारियों को उसका लाभ मिले, यहाँ कारोबार फले फूले, यहाँ पर जो सब्सिडी युक्त जो लोन दिए जाते हैं उनका जो नियमों का सरलीकरण है उसको लगातार किया जाए, बैंकों से जो दबाव बनता है उसको कम किया जाए, ऐसी मांगे तमाम स्थानीय लोगों की यहाँ पर है। ये तमाम मुद्दे यहाँ की फिजा में तैर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी में से भी अगर जो भी जीत कर जाएगा तो लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाएगा और उन समस्याओं का समाधान करेगा। इस बात को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात को कह रहे हैं और उनको उत्तराखंड की जनता यानी केदारनाथ की जनता कह रही है कि जो हमारी मांगों को पूरा करेगा उसको हम वोट देंगे। अब सवाल आता है कि क्या मनोज रावत और आशा नोटियाल के बीच में किस प्रकार का माहौल है, ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? दोनों ही विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आशा नोटियाल की बात करें तो 2 बार की वो विधायक रह चुकी है, मनोज रावत 1 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ऐसे में दोनों ही अपने आप को बेहतर बता रहे हैं। वही मुख्यमंत्री ने इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाओं को किया है और लोगों को यह कहा है कि अगर आप यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजते हैं तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो उनका सरलीकरण होना है, शिथिलीकरण होना है, विकास होना है, वो लगातार होगा। और केदार धाम के जो मॉनिटरिंग है वो खुद प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से केदारनाथ की सीट सबसे अहम हो जाती है और कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट देकर के एक बार ये बताने का प्रयास किया है कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं, विधानसभा में कई बार उन्होंने आवाज उठाई है, भू कानून के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस के पास सबसे बड़े जो इस तरीके से तुरुप का इक्का होगा वो मनोज रावत हो सकते हैं। और ऐसे में 2027 की नींव डालने का काम भी केदारनाथ से होगा। यानी कहीं ना कहीं ये चुनाव बड़ा रोचक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपना आपको स्थापित करने के लिए, अपने आला कमान को यह बताने के लिए कि ग्राउंड पर वाकई में हमने कुछ किया है या हम करने वाले हैं या हम जो करेंगे जनता उस पर विश्वास करेगी, इसी के इर्द गिर्द यह चुनाव घूम रहा है। और कुल मिलाकर के 20 तारीख होगी, जो 20 तारीख आएगी तो घरों से जब मतदाता निकलेंगे, किस रूप में वोट करेंगे, किस तरीके से लोगों को यह पता लगेगा कि किसको हमें आगे भेजना है। और बहरहाल 23 तारीख जब मतदान के दिन के बाद जब 23 तारीख का दिन आएगा और उसमें जब परिणाम घोषित होंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने 20 तारीख को ईवीएम में किसकी किस्मत को कैद किया है। जी एसएन पंत, अगर एक नजर अगर दलित वोट बैंक पर भी डाली जाए, 14,000 की संख्या के लगभग यहाँ पर दलितों की संख्या बताई जा रही है, तो ऐसे में अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं दलितों को अपनी तरफ करने के लिए? क्योंकि दलित वोट बैंक जो वहां पर है वो किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत का बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल, देखिए केदारनाथ विधानसभा के अलग अलग समीकरण है। यहाँ पर क्षत्रिय समीकरण भी काफी हद तक पावरफुल रहता है, ब्राह्मण समीकरण भी पावरफुल रहता है। इसके अलावा हम पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित की बात करें तो एक बड़ा धड़ा है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वोट करता आया है और कांग्रेस के पक्ष में भी वोट करता है। इसके अलावा अगर हम दलितों की बात करते हैं तो दलित का जो तबका है वो 10,000 से लेकर के 16,000 के बीच तक पहुंचता है। यानी ये एक निर्णायक फैक्टर जिसके पास ये वोट जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी पता है, थिंक टैंकरों को भी पता है और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात को बखूबी मानते हैं। दोनों ही अपने तरीके से, अपने कार्यक्रमों के जरिए से उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि संगठन के स्तर पर उनको दायित्व भी दिए जा रहे हैं, पदाधिकारी भी बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नजर उनके कामों पर रहे कि वो जिस काम को सरकार से कराएंगे या संगठन से कराएंगे या फिर आगे करने की उम्मीद करेंगे तो उनको उस पक्ष में माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। अगर किसी भी एक ग्राम पंचायत का आप जिक्र करेंगे तो तकरीबन 200 वोट अगर वहां पर है तो काफी अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां पर 60 के करीब जनरल सामान्य वर्ग की वोट है और उसके बाद अगर दलितों की वोट की बात करें तो 140 के करीब वो वोट बैठती है। उन्हीं 140 वोट को कैप्चर करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार दिन रात एक कर रही है, कैंपेन कर रही है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं और अपने दलित नेताओं को भी आगे किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है ताकि वहां पर बताया जा सके कि हमारी पार्टी या हमारी सरकार क्या कर सकती है या हमारा प्रतिनिधि जीतता है, विधानसभा पहुंचता है तो आपके लिए इन बातों का विकास किया जा सकता है। लोगों की जो मांगे हैं, लोग चाहते हैं कि जो केदारनाथ जो पुनर्निर्माण का काम है उसको तेजी के साथ किया जाए, चारधाम यात्रा जो चल रही है ऑल वेदर रोड को बहुत अच्छे से किया जाए, कटिंग का काम पूरा किया जाए, लोगों को होम स्टे में लोन दिया जाए, बैंक की गारंटी के तौर पर सरकार उनकी जवाबदेही तय करे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुद्रा लोन मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को जो हॉर्टिकल्चर के जरिए, उद्यान विभाग के जरिए फल मिलना है, बीज मिलना है वो सब्सिडी पर मिले, खाद सब्सिडी पर मिले, कृषि उपकरण सब्सिडी पर मिले ताकि लोग किसानी और बागवानी कर सके। जो टैक्सी ट्रांसपोर्ट वाले
लोग हैं, जो होटल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, धर्मशालाएं वाले लोग हैं, उनको कम इंटरेस्ट पर बैंक लोन दे सके, सरकार इसकी व्यवस्था कराए या उनका प्रतिनिधि इसकी व्यवस्था कराए। लोग ये चाहते हैं रोजगार का सृजन हो, एक अच्छा अस्पताल इलाके में खोला जाए, डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर इंटर कॉलेज है, उनको उच्चीकृत किया जाए, डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, नेटवर्किंग को सही किया जाए। तो यहाँ ऐसे मुद्दे हैं जो लोग चाहते हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जो जीतेगा इस बात को लेकर केदार घाटी में संपूर्ण विकास करने की पैरवी करेगा। जी एसएन पंत, देखने वाली बात होगी। 23 नवंबर के परिणाम ही अब सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि दोनों पार्टियों में से किसके उम्मीदवार की किस्मत खुलती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।